हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। हमने अपने इससे पिछले वाले क्लास में लेक्चर में देखे थे कि व्हाट आर द हार्मोनल चेंजेस दैट आर सीन इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या क्या हार्मोनल चेंज होता है वो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को पूरा डिटेल में स्टडी करने जाएंगे, मगर उस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मियोसिस और माइटोसिस को डिस्कस करेंगे बस 2 मिनट में, क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस जिसको नहीं समझ में आएगा उसको स्पर्मेटोजेनेसिस समझने में बहुत दिक्कत होगा। बट हम लोग मियोसिस माइटोसिस का सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। हम लोग मियोसिस माइटोसिस को यहाँ पे पूरा डिटेल में स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। वी आर ओनली गोइंग टू लर्न हियर अबाउट द रिजल्ट ऑफ द मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस को रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो मियोसिस माइटोसिस समझाने से पहले ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो भी सेल होता है, ह्यूमन बींग्स का जो भी सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है। वो क्या होता है? वो डिप्लॉइड होता है। ह्यूमन बॉडी का सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होने का क्या मतलब हुआ कि 2n होने का मतलब हुआ कि किसी भी ह्यूमन बींग्स का सेल जो होता है वो कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स। इन 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बींग्स में कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स इज 46। वो 46 जो है 10 पेयर में होता है, यानी कि कोई भी क्रोमोसोम जो है सिंगल नहीं होगा। सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम का जो है ये क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसका एक पेयर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम ऑलवेज जो एग्जिस्ट करता है पेयर में। जैसे पढ़े होंगे हेरिडिटी में कि टी स्मॉल टी, तो क्रोमोसोम कभी भी होता है पेयर में। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है कि जो भी सेल है वो डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल होने का क्या मतलब हुआ? 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जानते हैं कि 22 पेयर जो होता है, 22 पेयर जिसको हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं, और वो जो 23वां पेयर होता है, 1 पेयर जो रहता है, इसको लास्ट 23rd पेयर कहते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोम जो इंसान के सेक्स को डिटरमाइन करता है। जैसे एक्स और वाई, ये भी पेयर में होता है, एक एक्स होगा एक वाई होगा, जैसे एक्स फीमेल एक्स वाई मेल। तो ये जो है ना, ये एक्स क्रोमोसोम लास्ट वाला ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी जो 22 जो है ऑटोजोम्स होता है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि ह्यूमन बॉडी का सेल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बट जो हमारा गैमेट्स होता है, वो गैमेट्स जो है क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेट्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि सिंगल एंड। गैमेट्स होने का मतलब हुआ जैसे मेल गैमेट्स क्या हो गया? तो मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या हो गया? तो फीमेल गैमेट ओवम। तो मेल गैमेट स्पर्म ये भी हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट स्पर्म ये भी हैप्लॉइड। ये दो हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो बनता है आपका ये जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अगर स्पर्म जो है हैप्लॉइड ना हो, अगर स्पर्म भी डिप्लॉइड हो, ओवम भी डिप्लॉइड हो, तो डिप्लॉइड 4 हो जाएगा, तो बन ही नहीं पाएगा। ह्यूमन बॉडी का सेल हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो एक हैप्लॉइड, एक और हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड मिलेगा, यानी कि फादर से स्पर्म हैप्लॉइड आएगा और मदर से ओवम हैप्लॉइड आएगा। 2 हैप्लॉइड जुड़ के जो है ये जाइगोट बनाता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। अब ये डिप्लॉइड जो है हमेशा जो है माइटोसिस डिवीजन करके 2n ही रखेगा पूरी जिंदगी भर। यानी कि हमारी जिंदगी में जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार होता है। कब होता है? तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम में, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? तो गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। जैसे एक स्पर्मेटोजेनेसिस, एक ओजेनेसिस। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवम के बनने के प्रोसेस को हम लोग
oogenesis कहते हैं। तो अभी हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं, oogenesis जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं क्या, गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट बनने का प्रोसेस है। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है ना, गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस होगा ना, तो गैमेटोजेनेसिस होगा ना तो क्या होगा कि जो भी डिप्लॉइड सेल होगा ना, जो भी डिप्लॉइड सेल होगा वो क्या बन जाएगा, गैमेट जब बनेगा तो हैप्लॉइड। कोई भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है तो वो हैप्लॉइड हो जाता है, क्योंकि वो मियोसिस करता है। वो क्या करता है, वो मियोसिस करता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मियोसिस में हैप्लॉइड क्यों हो जाता है, और जब माइटोसिस करता है यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, पूरी जिंदगी भर माइटोसिस होता रहेगा, तो वहाँ पे डिप्लॉइड ही रहेगा। अब इसको मियोसिस माइटोसिस को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि यहाँ देखिएगा कि जो डिवीजन को सेल डिवीजन जो है मेरे भाई, सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। सेल डिवीजन कितने तरह का है, तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है। पहला है आपको माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। दूसरा क्या है, मियोसिस। अब ये जो माइटोसिस है, इस माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, लेकिन मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, बस याद ये रखना है कि माइटोसिस में अगर किसी सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, किसी सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो डिवीजन के बाद भी उसके पास 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन मियोसिस में किसी के पास 46 क्रोमोसोम है तो वो डिवीजन के बाद 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है 2n रहेगा, इसमें डिवीजन से पहले क्या रहेगा, 2n रहेगा, और डिवीजन के बाद भी 2n रहेगा। इसमें डिवीजन से पहले 2n रहेगा, लेकिन डिवीजन के बाद सिर्फ n रहेगा। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का संख्या डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद सेम रहेगा, लेकिन मियोसिस में डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद हाफ हो जाएगा। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो वो डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। 2n से वो क्या बन जाएगा, n में परिवर्तन हो जाएगा। माइटोसिस देखिए कैसे होता है कि सपोज ये एक डिप्लॉइड सेल है 2n, ये एक डिप्लॉइड सेल है 2n है, डिवाइड करेगा माइटोसिस प्रोसेस के जरिए। तो जब माइटोसिस करके ये डिवाइड करेगा तो ये 2n और फिर एक और सेल बनाएगा 2n, यानी कि 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल। जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये डिप्लॉइड ही रहेगा। माइटोसिस जो है ना, जनरली माइटोसिस जो है ग्रोथ में मदद करता है। किस चीज़ में माइटोसिस का होता है, ग्रोथ में। जब एक बार जाइगोट बन गया, जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद जब सेल डिवाइड करेगा तो वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करेगा, 2 से 4, 4 से 6, जिंदगी भर माइटोसिस चलता रहेगा। लेकिन मियोसिस सिर्फ जो है ना, आपको मियोसिस का यूजेस कहाँ पे है, तो मियोसिस जो है ना गैमेटोजेनेसिस में देखने को मिलता है। गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है ना, कहीं पर भी, जैसे मेल गैमेट बनेगा स्पर्म, फीमेल गैमेट को हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, वहीं पर सिर्फ गैमेटोजेनेसिस के समय मियोसिस देखने को मिलता है। बाकी हर जगह पे आपको माइटोसिस होगा। जैसे अब ये मियोसिस जो है, ये रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, कैसे होता है इसमें, कि ये एक सेल रहेगा, ये एक सेल है, तो ये सेल जो 2n है, ये सेल क्या है, 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है। तो जब इसमें मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 स्टेप में होता है। तो पहले स्टेप में ये एक सेल से 2 सेल बनेगा, एक सेल से क्या बनेगा, 2 सेल। अब ये भी n बन जाएगा और ये भी n बन जाएगा। अब फिर इस सेल से, फिर एक सेल से, इसमें एक सेल से फिर 2 सेल बनेगा, एक सेल से 2 सेल, अब फिर एक सेल से 2 सेल, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 सेल बनेगा। फिर इससे n से n बनेगा, फिर इससे n, फिर इससे n, फिर इससे n। तो ये होगा, यहाँ पे पहले मियोसिस 1 होगा और यहाँ पे होगा आपको मियोसिस 2। तो सिंपल है कि जब माइटोसिस होता है ना, तो माइटोसिस एक ही स्टेप में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएगा, लेकिन मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में पहले एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेगा, और फिर जब मियोसिस 2 होगा तो फिर एक सेल से 2 सेल, और फिर एक सेल से 2 सेल, यानी कि एक सेल से
4 सेल बनेगा, एक सेल से 4 सेल, यानी कि आपको जो मियोसिस का जो प्रोडक्ट होता है, जो डॉटर सेल होता है, एक सेल से 4 सेल बनेगा, लेकिन माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगा। अच्छा, और मियोसिस 1 को कभी कभी मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोसिस 2 को इक्वेशनल कहते हैं। ये भी बात याद रखने वाला चीज है कि मियोसिस 1 को हम लोग क्या कहते हैं, तो मियोसिस 1 को रिडक्शनल, मियोसिस 1 को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जो है 2 सेल है, 2 सेल डिवाइड होके 2n है, 2n है, यानी कि डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल डिवाइड होके हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बना है। लेकिन मियोसिस 2 में देखिए हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड फिर डिवाइड होके हैप्लॉइड बना, फिर हैप्लॉइड से डिवाइड होके हैप्लॉइड बना। तो मियोसिस 2 में जो है क्रोमोसोम का संख्या सेम रहा, इसीलिए मियोसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल कहते हैं। मियोसिस 2 को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2n से जब डिवाइड होता है तो nn बनता है, यहाँ पे n डिवाइड होके n ही बना। तो 23 इसमें देखिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम रहेगा, तो 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होगा तो एक में 23, फिर एक में 23, तो 46 से हाफ हो गया, यानी कि रिडक्शनल हुआ। लेकिन जब ये 23 ये डिवाइड जब होगा ना, तो ये 23 ही रहेगा, ये भी डिवाइड होकर क्या बनेगा, ये 23 ही बनेगा। इसीलिए मियोसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल कहते हैं और मियोसिस 1 को रिडक्शनल कहते हैं। तो जैसे अब इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब हम लोग स्टडी करेंगे वहां पे, तो यही डिस्कस होगा कि ये एक प्राइमरी सेल है, ये एक प्राइमरी सेल है मान लेते हैं, तो प्राइमरी सेल से 2 सेकेंडरी सेल बनेगा, अब फिर सेकेंडरी सेल से फिर 2 टर्शियरी सेल बनेगा। तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में जब पढ़ाएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि एक प्राइमरी सेल रहेगा जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो डिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनता है। ये आगे का प्रोसेस है, बट याद यही रखना आपको कि एक सेल से 2 सेल, फिर 2 सेल से 2 सेल, तो एक सेल से 2, एक सेल से 2, तो 4 बन जाएगा। लेकिन इसमें ये याद रखना कि पहला जो सेल होगा उससे जब मियोसिस 1 होगा तब जो 2 सेल बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, फिर हैप्लॉइड से जो होगा वो हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही रहेगा, यानी कि मियोसिस 1 आपको रिडक्शनल होगा, मियोसिस 2 आपको इक्वेशनल होगा। यही समझना है बस, ये इसको समझ लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में जो भी यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, दीज आर कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन। एनसीईआरटी बुक को मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आखिर होता है क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल जर्म सेल, फ्रॉम मेल जर्म सेल इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह का सेल होता है, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल से जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज, पहले भी बताते हैं कि सर्टोली सेल का सिर्फ काम ये है कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और मेल जर्म सेल से स्पर्म बनता है, और ये मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ से होता है, तो वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर 2 तरह का सेल, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल जर्म सेल इन द टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि मेल जर्म सेल से स्पर्म का बनना, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब क्या होता है कि इंटेस्टिस immature male germ cell called spermatogonium. What is spermatogonium? तो टेस्टिस के अंदर जैसे मेल जर्म सेल होता है ना, तो वो मेल जर्म सेल जब इमेच्योर होता है, यानी कि व्हेन द मेल जर्म सेल आर इमेच्योर, जब वो मेच्योर नहीं होते, इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एट दैट बिगिंस एट पुबर्टी। यानी कि पुबर्टी स्टेज होने के बाद वो जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया,
वही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करके स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। यानी कि अभी सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं हम कि टेस्टिस के अंदर जो मेल जर्म सेल होता है उस मेल जर्म सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये मेल जर्म सेल पहले इमेच्योर होता है, बाद में मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद फिर उसमें डिवाइड होता है। कोई भी सेल पहले इमेच्योर रहेगा, फिर उसमें मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरिटी आने के बाद ही डिवाइड करेगा। तो मेल जर्म सेल जब इमेच्योर होता है, मेल जर्म सेल जब इमेच्योर होता है तो उसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कुछ है नहीं, बस मेल जर्म सेल ही है, लेकिन मेल जर्म सेल जब इमेच्योर होता है तो उसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब वही स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट कहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है? तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीजेस इन नंबर। पहले भी बता चुके कि म्यूसिस और माइटोसिस, म्यूसिस सिर्फ गैमेट के प्रोडक्शन के समय बनता है। जब एक सेल से गैमेट बनता है, जैसे मेल गैमेट हुआ स्पर्म, फीमेल गैमेट हुआ स्पर्म, गैमेट के प्रोडक्शन के दौरान म्यूसिस होता है, बाकी अलावा हर जगह पे क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो जब ग्रोथ की बात आएगी, तो माइटोसिस होगा। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ होता है? तो वो प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल में। मेल जर्म सेल तो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसी तरह स्पर्मेटोगोनिया भी जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया पहले मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। पहले स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगा और वो अपना संख्या बनाएगा। यानी कि जो हमारा ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है। यानी कि मेल जर्म सेल सेल दो तरह का सेल होता है। तो जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? वो माइटोटिक डिवीजन करके अपने संख्या को बढ़ाएगा। सपोज दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल पे क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल है। जिस इमेच्योर मेल जर्म सेल को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन? तो माइटोटिक डिवीजन करके इसके संख्या में इंक्रीमेंट आएगा, अपनी वो संख्या को माइटोटिक डिवीजन करके बढ़ाएगा। फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया का प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन से और इंक्रीज इन नंबर। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इमेच्योर मेल जर्म सेल है जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो मल्टीप्लाई करेगा माइटोटिक डिवीजन से और अपनी संख्या बढ़ाएगा। उसके बाद कि ईच स्पर्मेटोगोनियम, अच्छा ये स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम सेम है, सिर्फ ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है। तो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या रहता है? डिप्लॉयड रहता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो माइटोटिक अभी हम बताए थे कि माइटोटिक का प्रोडक्ट क्या होगा? 2n ही होगा। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो पहले माइटोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहेगा। तो ईच स्पर्मेटोगोनिया कंटेन, अब डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम होगा। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनिया है क्या? तो स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर मेल जर्म सेल है, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन करके अपने संख्या को बढ़ाता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब उसके बाद क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम बिकम लार्जर एंड कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है आपका, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होता है। होता है क्या एक्चुअली कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो हमारा डिप्लॉयड है, यही इसी के इनर सेल में जो है ना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम, इसी स्पर्मेटोगोनियम का जो इनर सेल होता है वो बिकम लार्जर, वो क्या हो जाता है? वो लार्जर हो जाता है। तब वो जाके आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। यानी कि सबसे पहले इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है, जिसे इमेच्योर मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसी स्पर्मेटोगोनियम का, इसी स्पर्मेटोगोनिया का सेल क्या होता है? लार्ज हो जाता है। जब ये स्पर्मेटोगोनिया बड़ा हो जाएगा, उसका सेल लार्ज हो जाएगा, तब उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज म्यूसिस 1 टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होकर क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी कि क्या हुआ कि सबसे पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल है,
मतलब जो मैच्योर नहीं है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक करके अपने संख्या को बढ़ाया, और जब उसका संख्या बढ़ गया तो उसी स्पर्मेटोगोनिया का ही, जब स्पर्मेटोगोनिया का सेल लार्ज हो जाता है, इनर सेल जब बड़ा हो जाता है, तब उसका नाम बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कुछ है नहीं, वो है स्पर्मेटोगोनिया ही, बस स्पर्मेटोगोनिया के सेल में इंक्रीमेंट आ जाता है, तब वो जाके आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। अब एक बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया तो फिर उसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 1। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होने के बाद टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुआ तो 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये बनाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि अब ये हैप्लॉइड हो जाएगा। ये अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपका डिप्लॉइड है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, ये आपका हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 2 टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स। अब क्या हुआ कि पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जैसे मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। अब ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस 2 होगा, क्या होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, तो फिर एक सेल से 2 सेल बनेगा, फिर एक सेल से 2 सेल बनेगा। ये सारा हैप्लॉइड होगा आपका, ये सारा क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपको डिप्लॉइड था उसमें मियोसिस 1 हुआ, तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, तब ये जो 4 प्रोडक्ट बनाएगा डॉटर प्रोडक्ट। सपोज दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 गो हैप्लॉइड आपका बना 2 सेल, फिर एक सेल से 2 सेल बनेगा, फिर एक सेल से 2 सेल बनेगा। तो ये पहले जो हमारा था, ये पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था जो 2n है, 2n है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपको n, ये n हैप्लॉइड। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो 1 का 2, फिर 1 से 2 बनेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स है, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ पर से एक बार फिर से देखेंगे कि जो क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया, ये जो स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर मेल जर्म सेल, उसी स्पर्मेटोगोनिया का जो है सेल जो है लार्जर हुआ, इनर मोस्ट सेल ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया बिकम लार्जर। तो जैसे उसका सेल लार्जर हो जाता है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जब बड़ा हो जाता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा, तो टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। फिर ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज मियोसिस 2 टू फॉर्म इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। फिर इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा तो वो स्पर्मेटिड्स बनाएगा। अब स्पर्मेटिड्स कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स 4 होगा। पहले बता दिए थे कि मियोसिस का प्रोडक्ट 4 होता है, मियोसिस का प्रोडक्ट कितना होगा, 4 होगा, तो 4 स्पर्मेटिड्स बना। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बना, फिर ये स्पर्मेटिड्स आपको क्या होगा कि स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्म। फिर ये स्पर्मेटिड्स जो है, ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये एकदम ध्यान देने वाला टर्म है, स्पर्मियोजेनेसिस। कोई पूछे व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के बनने के प्रोसेस को, मगर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस है क्या, तो ये जो हमारा स्पर्मेटिड्स बना था, स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म बनेगा उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब जैसे आपका स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है,
कि स्पर्मेटिड्स स्पर्म बनता है। स्पर्मेटिड्स क्या बनेगा, तो स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्म्योजेनेसिस कहते हैं, यानी कि स्पर्म्योजेनेसिस का स्पर्म बन जाता है। अब वो स्पर्म सर्टोली सेल में जाएगा, वो स्पर्म कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल से वो न्यूट्रिशन लेगा, वहाँ के बाद क्या होगा कि स्पर्म्योज ये इम्बैड हो जाएगा सर्टोली सेल में, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेगा स्पर्म। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो जब वो सर्टोली सेल के पास जाके न्यूट्रिशन ले लेगा, स्पर्म मैच्योर हो जाएगा, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो आपका स्पर्म निकलेगा उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। इसको अभी हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे, उससे पहले एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि हुआ एक्चुअली यहाँ पे क्या। तो कुछ नहीं, बस जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो पहले बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना आपका ये स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो स्पर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो सर्टोली सेल में जाएगा, वहाँ से न्यूट्रिशन लेने के बाद जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा बाहर। अब हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं नोट्स के फॉर्म में, उसमें अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम ये वही स्पर्मेटोगोनिया है, बस स्पर्मेटोगोनिया के सिंगुलर को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, यानी कि एक सेल पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम है क्या, तो इमेच्योर मेल जर्म सेल, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह का सेल, एक सर्टोली सेल, एक मेल जर्म सेल। तो जो मेल जर्म सेल इमेच्योर होता है उसे ही हम लोग स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। तो इस स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ होता है। ये स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन करेगा। स्पर्मेटोगोनियम कौन सा डिवीजन करेगा, तो ये माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का संख्या सेम होता है, क्योंकि उसको माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो माइटोसिस होगा। अब ये स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस क्यों करता है, तो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके अपने संख्या को बढ़ाएगा। स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, माइटोसिस करके अपने संख्या को बढ़ाएगा। जब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा स्पर्मेटोगोनियम का, तो फिर जो भी स्पर्मेटोगोनिया सब है उसमें ग्रोथ होना शुरू होगा। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होना शुरू होगा, ग्रोथ होना शुरू होगा। जब स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ होगा, यानी कि अभी बताया था ना पहले कि उसका इनर सेल जो है वो ग्रोथ हो जाता है। इनर लेयर जो होता है स्पर्मेटोगोनियम का बिकम लार्जर, एनसीईआरटी लाइन है, द इनर लेयर ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम बिकम लार्जर, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम का जो इनर लेयर है वो लार्जर हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, उसमें ग्रोथ आ जाता है, तब जाके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, बस सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ होगा। तब ये 2n था तो ये भी तो 2n होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा। यहाँ के बाद जो भी आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बनेगा सब हैप्लॉयड, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम में जब ग्रोथ हो जाएगा तब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर जाके वो म्यूसिस 1 होगा। म्यूसिस 1 का प्रोडक्ट 2 होगा, म्यूसिस 1 का क्या प्रोडक्ट होगा, 2, वो भी इक्वल। यानी कि म्यूसिस 1 के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवाइड होकर 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों का साइज एकदम सेम रहेगा, जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ये रहेगा। यानी कि एक सेल हमारा था ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें म्यूसिस 1 हुआ, म्यूसिस 1 होने के बाद ये बना 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूसिस 2 होगा, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स। समझ में आ रहा कि सेकेंडरी पहले हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक सेल से 2 सेल बना, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बनेगा जिसे स्पर्मेटिड्स कहेंगे, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल बनेगा जिसे स्पर्मेटिड्स कहेंगे। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये सवाल पूछता भी है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड्स बना, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बना है। द 4 स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इससे 4 ये जो बना है ये आपका स्पर्मेटिड्स है। ये क्या है, स्पर्मेटिड्स है। ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म नहीं होता है,
ये स्पर्मेटिड्स होता है। फिर स्पर्मेटिड्स आपका जो है ये स्पर्मेटिड्स से ये कन्वर्ट होगा आपको स्पर्म में। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? द कन्वर्जन या द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म। स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदलना, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे बस एक ही चीज समझना है, बस आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ कि स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ होता है, तब वो जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूसिस 1 होगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूसिस 2 होगा तो 2 स्पर्मेटिड्स, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्यूसिस 2 होगा तो 2 स्पर्मेटिड्स। यानी कि टोटल स्पर्मेटिड्स कितना बना? 4 स्पर्मेटिड्स बना एक स्पर्मेटोसाइट से। यहाँ देख लीजिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसका डिवीजन हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड्स? 4 स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब फिर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये पूरा प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये पूरा प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। ये सब सारा कहाँ हो रहा है? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही ना स्पर्मेटोगोनियम होता है। तो अब ये सपोज दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सपोज दिस इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब स्पर्म बन जाता है, तो वो स्पर्म बनने के बाद पहले स्पर्म तो सर्टोली सेल में इम्बैड होगा। ये सपोज दिस इज अ स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म बन गया। पहले आपका मेल जर्म सेल जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो है आपको सर्टोली सेल में इम्बैड होगा। सर्टोली सेल में इम्बैड होने के बाद वहां पर से न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन लेने के बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा स्पर्म। इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। 2 ही टर्म है यहाँ पे सिर्फ पढ़ने को, अपने आप को सिर्फ 2 टर्म है समझने को, एक स्पर्मियोजेनेसिस, एक स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ कि स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बना, जिस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर आएगा, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। व्हाट इज स्पर्मिएशन? द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर आता, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस तो अभी हम बता दिए कि स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्म जो है वो स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा, उसे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना। मगर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका कि जो स्पर्मेटोगोनियम है या स्पर्मेटोगोआ है, वो आपको स्पर्मेटिड्स में बनता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोआ क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स बनता है। फिर स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटोगोनियम, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है वो पहले स्पर्मेटिड्स बना। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है। तो वो कुछ नहीं कि बस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम, कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स का बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि सबसे शुरू में क्या था आपके पास? सबसे शुरू में स्पर्मेटोगोनियम था, उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना? स्पर्मेटिड्स बना। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स बनना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड्स आपको किसमें कन्वर्ट हो गया? स्पर्म में। तो स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बनना स्पर्मियोजेनेसिस। ये पूरा प्रोसेस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जैसे ही स्पर्म निकलेगा, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। ओनली 3 टर्म इज हियर। फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस। इट अकर इन 2 स्टेप। फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बस स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स बनना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड्स फिर
फिर आपका स्पर्म बन जाएगा, जिसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और फिर ये स्पर्म जो है वो सेमी फेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएगा, जिसको हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। बस यही जो है